डियर अजय कुमार, सॉरी, वेरी गुड इवनिंग डियर अजय कुमार, सुमित्रा एंड करण सिंह। वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो डियर मोहन, जल्दी जुड़िए ताकि स्टार्ट करें आज के टॉपिक पे। एनवायरनमेंट को चलने से पहले मैं आज आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ताकि इन फ्यूचर में कभी भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर ले तो बकायदा ज्योग्राफी भी जो है काफी इफेक्टिवली रोल प्ले कर सके। कैसे, वो हम देखते हैं। कविता, सुषमा, राजेश, नीलम रानी, रजनी देवी, सोहन चोपड़ा, पहले 3 क्लास के नोट्स कैसे मिलेंगे मोहन, ये मैं आखिरी में बता दूंगा। अभी तो जुड़े हैं तो जुड़ जाइए पहले। 31 मार्च वाली वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहे हैं सर, मैंने मैनेजमेंट टीम से भी काफी बार कहा है। डियर अजय कुमार, मैंने कल बोला तो था इनको, आई डोंट नो कि इनके सामने क्या समस्या आई है, बाकी मैं एक बार पता कर लूंगा। मैं एक बार पता भी कर लेता हूँ। हेलो डियर अंजू, रवि, राम राम जी, शिल्पा कबीर जी, वेरी गुड इवनिंग। बच्चे, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट वो ऐड कर चुके हैं। आप अपने लेवल पे एक बार रिफ्रेश कर लेना पेज पेज को, या अगर डाउनलोड का ऑप्शन हो तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सभी को राम राम जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया है, कल वाली क्लास भी रात को नहीं आई थी इसलिए तो उन्हें ऑनलाइन ले लिया करो क्लास। देखो, हमारा जो टॉपिक था इकोसिस्टम का था, है ना। तो इकोसिस्टम का ये फोर्थ टॉपिक है। इकोसिस्टम पे मैं चलूं, मुझे लगता है कि आज दोपहर में आइए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ गई ना कविता रानी जी, दिक्कत तब होती जब वो नहीं आती। अभी हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे ज्योग्राफी का, मतलब जो जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट के साथ। मुझे लगता है कि ये टॉपिक करें तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी टॉपिक की होगी। एकदम बढ़िया डियर रेनू जी। सर पहले 3 क्लासेस की वीडियोस कहाँ हैं? मेरी जेब में है अंजू। पहले 3 की क्लास की वीडियो कहाँ होगी? आपके इसी ऐप पे होगी। जो क्लास ली है वहीं पे आप देखिए, ईवीएस का सेक्शन बना हुआ है, वहीं पे क्लासेस होंगी। सारी सारी जो लाइव होती हैं वो रिकॉर्डेड आपको वहीं मिल जाती है ना। कल अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पे बात की थी, खासकर मैंने इस पॉइंट पे बात की थी, और इसी पॉइंट पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझाता हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया कि मान के चल लीजिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी जो हिस्सा है वो महासागर का है। यहां से जो पवन आएगी, कौन सी पवन सर? एक पवन होती है जिसे मैं नाम देता हूं व्यापारिक पवन। समझिएगा। चलो छोड़ दो, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लो कि एक व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन जब आगे बढ़ेगी तो समुद्र से नमी उठाएगी, नमी उठाएगी तो सबसे पहला जो हिस्सा होगा वहां बारिश करेगी, तो आप देखेंगे वहां बारिश वाला हिस्सा होगा। आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी महाद्वीप के बीच वाले हिस्से में, सेंटर पॉइंट में, जब सेंटर पॉइंट में पहुंचेगी तो पानी कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें नमी नहीं होगी, क्योंकि नमी ज्यादातर जो है पूर्वी हिस्से में क्या हो चुका है, बारिश के रूप में नीचे आ चुका है। तो इसलिए जितना वो आगे बढ़ती जाएगी नमी कम होती जाएगी, नमी कम होती जाएगी। इसलिए हमने क्या देखा कि पूर्वी हिस्से में जो पेड़ मिलेंगे वो बहुत हरे भरे मिलेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ही ज्यादा पेड़ों के लिए वहां पर आइडियल कंडीशंस होगी।
लेकिन जैसे ही अंदर जाओगे बारिश कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कम हो गई है। इसलिए सर वहां पर मुझे जो मिलेंगे वो मिलेंगे ग्रासलैंड। कल हमारा सवाना या सूडान टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो था वो हमने किया था, या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था वो हमने सवाना टाइप किया था। यस और नो? यस। जैसे ही हम आगे गए, यानी हमारी ये जो पवनें आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के साथ ये पवनों के अंदर नमी कम हो गई, कम हो गई तो यहाँ पर नमी है ही नहीं, नमी है ही नहीं, बारिश होगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो आप देखेंगे महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में डिजर्ट्स देखने को मिलेंगे। राम जी, कुलदीप सिंह जी, राम राम। संजू बाबा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून डियर अंजू। कीर्ति फागना जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर यहाँ तक की कहानी कि पश्चिमी साइड पे आपको क्या दिखेगा? पश्चिमी साइड पे आप लोगों को मरुस्थल दिखेगा, हाँ या ना? अगर तीन, मतलब अगर आपको यहाँ पर एक महाद्वीप के तीन हिस्से देख रहे हैं, पूर्वी, सेंट्रल और वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न रीजन ज्यादा बारिश, वेस्टर्न रीजन उतना ही कम बारिश। ईस्टर्न रीजन बहुत हरे भरे पेड़, वेस्टर्न रीजन टोटली डिजर्ट्स, और सेंट्रल रीजन इन दोनों की बीच की कंडीशंस। सारे इंपॉर्टेंट है डियर कीर्ति फागना जी, सब पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा हम कुछ एमसीक्यू बीच बीच में ऐड करेंगे जिससे आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी आएगी। सुखविंदर पाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझाता हूं, ज्योग्राफी यूपीएससी। यूपीएससी की ज्योग्राफी में हमें जाना पड़ेगा क्लाइमेटोलॉजी पे। दिस इज द ओशनोलॉजी। रेनफॉल, वन मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दे। ये देखिए सर, ये पवने वेस्ट से क्यों नहीं आती? मैं बताता हूँ डियर जी, ये वेस्ट से क्यों नहीं आती। इसलिए तो दिक्कत है ना, दैट्स व्हाई आपको ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए थी। इससे क्या होता है कि हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली क्या कारण है। यहाँ पर डियर जी कारण समझिएगा, जो जिनको ये है कि भाई ये वेस्ट से क्यों नहीं आते, देखो ये है 0 डिग्री जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। अब समझिए ये पश्चिम से क्यों नहीं आती, ये है भूमध्य रेखा। और ये है डियर जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहाँ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बात बताइए, ये जो 0 डिग्री है यहां कैसा दबाव होगा? लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा? डियर गोल्डी जी, पेपर पे ध्यान दो, जब आना होगा आ जाएगा। 100 मार्क्स ले लो, नहीं आना होगा नहीं आएगा, अगर 50 ले लोगे आना होगा आ जाएगा, इसलिए ध्यान दो यहां। ये बताओ 0 डिग्री लो प्रेशर होगा हाई प्रेशर होगा? आप कहोगे सर ये इलाका लो प्रेशर होगा। क्यों लो प्रेशर होगा? क्योंकि ये इलाका सर काफी गर्म होता है। सूरज जो होता है वो लंबवत या 90 डिग्री पे जो है रोशनी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में दे रहा होता है, इसलिए यह हिस्सा काफी गर्म होगा। गर्म होगा तो यहाँ की जो पवनें होंगी, जो विंड्स होंगे, बेसिकली क्या होंगी उनमें, विंड्स में जो अणु होते हैं, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर तक फैल जाएंगे। इसका मतलब प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। लेकिन सर टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा प्रेशर जो है उतना ही हाई होता जाएगा। तो 0 डिग्री के कंपैरिजन में जो कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र है, या फिर कर्क रेखा मकर रेखा ना करके इसे 30 डिग्री कर लो तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी हमें ज्यादा देती है। तो ये 30 डिग्री उत्तर हो गया, ये 30 डिग्री दक्षिण हो गया। आप समझिए कि ये इलाका जो है इसके मुकाबले क्या होगा? हाई होगा। इसके मुकाबले ये इलाका क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। अंडरस्टूड? अब समझिए पवन बेटा कैसे चलती है। पवन हाई से लो की तरफ चलती है,
तो अब आप कहोगे कि हाई से लो की तरफ चलेगी तो ये तो सर सीधी आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, क्या पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है? हाँ, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है। सर इस घुमाव की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर एक बल पैदा होता है जिस बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। जब ये कोरियोलिस बल बनेगा तो इससे क्या होगा कि ये जो पवन है जो सीधे आना चाहती है, दरअसल फिर सीधे नहीं आएगी। अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये पवन मुड़ेगी अपने राइट हैंड साइड में, और अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो ये पवन मुड़ेगी अपने लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड तो हमेशा हाई से लो की तरफ चलेगी। तो लॉजिक तो ये कहता है कि हाई से लो की तरफ सर ऐसे चलना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसलिए बल पैदा होता है। कोरियोलिस बल जो होता है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ता है, इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध में पवन है वो अपने किधर मुड़ेगी, राइट हैंड साइड में। तो ये देखिए, ये होता है राइट, ये होता है राइट, ये होता है राइट, ये होता है राइट। इसका मतलब है कि राइट हैंड डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो देखिए इक्वेटर तक ये राइट की तरह से पहुंचती आ रही है, यानी टेढ़ी होती जा रही है। डियर कोमल जी, पहले एनवायरनमेंट की क्लास लीजिए, क्योंकि ये नया सेक्शन है इसलिए एनवायरनमेंट पहले खत्म करेंगे। और ज्योग्राफी की क्लास अगर होगी भी तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिलेबस में ये नहीं दिया गया है। सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी कट कर दी है। पहले फिजिकल ज्योग्राफी हुआ करता था, आपकी बार सिलेबस में उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट जोड़ दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट जोड़ दिया और फिजिकल ज्योग्राफी को कट कर दिया। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक्चुअली में ये ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, बट वो क्योंकि है नहीं इसलिए मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि ये पूर्व से पवनें क्यों आती हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। अब समझिएगा, यहां से यहां पवन जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध में है तो किधर मुड़नी चाहिए, लेफ्ट में। लेफ्ट तो बेटा ये होगा ना, ये देखिए ये पवने लेफ्ट में। तो आप देखेंगे चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, ये पवने कहाँ आ रही हैं, ये पवने 0 डिग्री के पास आ रही है। और ये पवने सीधी आ रही हैं क्या? नहीं सर, पवन कर्व बनाते आ रही है। कर्व क्यों बना रही है? क्योंकि घूमने की वजह से पृथ्वी के कोरियोलिस बल पैदा होता है। इस कोरियोलिस बल की वजह से उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पवने सीधी ना चल करके राइट और लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। अब डियर जी, जिस बच्चे का डाउट था कि ये पूर्व से क्यों आती हैं, यहां देखिए ये अफ्रीका है। अब ये बताइए कि अफ्रीका में अब बारिश किधर से होनी चाहिए? आप देखो अफ्रीका का जो पश्चिमी हिस्सा है, इस पश्चिमी हिस्से में किसी भी तरह की पवन नहीं आ रही है, हाँ या ना? पश्चिमी हिस्से में कोई पवन नहीं आ रही है। अगर पवन आ जाती तो पश्चिमी हिस्से में बारिश होती, लेकिन यहाँ और यहाँ अगर आप देखोगे तो पश्चिम में कोई पवन नहीं है। कहाँ से पवन आ रही है सर? पश्चिम पवन आ रही है पूर्व से, इसलिए बारिश पूर्व में होगी। क्लियर डियर? किसका था? कविता रानी। डाउट क्लियर हो गया? और क्योंकि पूर्व से आ रही है इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि पूर्व से ही बारिश ज्यादा होगी। अब ध्यान रखिएगा, आपको मैं पूरे दुनिया का, पूरे पृथ्वी का एक क्लाइमेटिक जोन बता रहा हूं कि पूरी पृथ्वी को हमने क्लाइमेट के हिसाब से बांटा हुआ है। यहां आप एक तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में आपको सबसे पहले 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, फिर 10 से लेकर के 30 डिग्री के क्षेत्र देखने को मिल रहा है, 30 से लेकर के 45 के बीच का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, और 45 से फिर 60 के क्षेत्र देखने को मिल रहा है, और फिर 60 से 90 का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। यहां तक कहानी क्लियर? डन हो गया? बहुत अच्छी बात है कविता। अब समझिएगा, सर पवने किधर से आ रही हैं? पवने पूर्व से आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि बारिश भी पूर्व की तरफ से होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। तो सबसे पहले आपको जाना है कहां पे? इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर। इक्वेटोरियल रीजन्स क्या है? 0 से लेकर के 10 डिग्री का क्षेत्र है, यानी ये वाला। बेटा एक बात बताओ, इस 0 डिग्री का इलाका क्या है? बहुत गर्म है। बहुत गर्म है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पवन उत्तर से आ रही है, ये वाली जो पवन दक्षिण से आ रही है, जैसे ही 0 डिग्री के पे पहुंचेगी, 0 डिग्री पे पहुंचते ही ये पवन ठंडी होगी कि गर्म होगी? गर्म होगी। क्यों? इलाका गर्म है। गर्म होगी तो सर क्या होगा? गर्म होगा तो बेटा ये हल्की होगी, ये जमीनी हिस्सा है, गर्म होगा सर इस 0 डिग्री पे आने पे। गर्म होगा तो ये हल्का होगा, हल्का होगा तो सर ये ऊपर उठेगा, और जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर उठने के दौरान ये अपने साथ नमी लेकर के जाती है, और सर यहां पर बनते हैं बादल, और ये जो बादल होते हैं हर शाम को 4 बजे के आसपास जो है
बारिश करते हैं। और बारिश नॉर्मल नहीं होती, बारिश होती है बेटा मूसलाधार। तो एक बात बताइए, क्या भूमध्य रेखा पे बारिश प्रतिदिन होती है? आंसर इज यस। लाइव पॉज हो गया? अरे कहां पॉज हो गया यार? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। 02 बैच में जो ज्योग्राफी क्लास थी उसको करने का फायदा है क्या जी? अकॉर्डिंग टू सिलेबस डियर संजू बाबा करो, कंसेप्ट है इसलिए करो, कर लिया है वो करो, कंसेप्ट। तो यहां पर जो बारिश होगी वो कैसे हो रही है? प्रतिदिन हो रही है। क्यों प्रतिदिन हो रही है? क्योंकि सर पवनें आनी ही है इस इलाके में, ये इलाका गर्म होना ही है, इस इलाके में आकर के गर्म होकर हल्की होकर के ऊपर उठनी ही है, ऊपर उठ करके वो बादल बनाएगी ही, बादल बनाएगी तो बारिश होगी। हर दिन यहां पर बारिश होती है। कहां? इक्वेटर पे हर दिन बारिश होती है। तो बेटा अगर हर दिन बारिश होगी तो आप समझिए कि 0 से 10 डिग्री का जो क्षेत्र है जिसे आप लोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं, वहां पर बारिश डेली होगी। अंडरस्टूड? वहां पर बारिश डेली होगी। इसलिए ये देखिए मैंने यहां पर, चलो उसको छोड़ दो एक बार के लिए, 0 से 10 आपका कौन सा क्षेत्र है? इक्वेटोरियल रीजन है। अब आपको जाना है 10 से 30 के बीच में, 10 से 30 उत्तर भी और 10 से 30 दक्षिण भी। मैं पृथ्वी की बात बता रहा हूं, पृथ्वी के ऊपर की तरफ 10 से 30 और पृथ्वी के नीचे 10 से 30 चलना है। और आप देखना है कि दोनों ही पूर्वी साइड से क्या आ रहा है? सर पूर्वी साइड से पवनें आ रही हैं। तो पूर्वी साइड से पवन आ रही हैं, तो जो पूर्वी साइड है, यहां पर जो कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको, यहां पर जो द्वीप मिलेंगे आपको, उस द्वीप का जो पूर्वी साइड है जो 10 से 30 के बीच आता है, 10 से 30 के बीच जो क्षेत्र आएगा, जो पूर्वी क्षेत्र, उसे हम कहते हैं मानसून टाइप बायो या मानसून टाइप जोन। कौन सा? जो पूर्वी है। उसी महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? सुडान टाइप क्लाइमेटिक जोन। ये सुडान टाइप क्लाइमेटिक जोन कल हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। और 10 से 30 के बीच में जो महाद्वीप है उसका पश्चिमी हिस्सा जो है वो हॉट डिजर्ट कहलाता है, यानी गर्म मरुस्थल। मतलब यहां ठंडे मरुस्थल नहीं होंगे, गर्म मरुस्थल होंगे। इक्वेटर पे ठंड होती है। भाई साहब तुम ये पढ़ के कहां से आ रहे हो? मुझे तो ये बताओ, मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि कल भी किसी बच्चे ने ऐसा कोई कुछ सवाल पूछा था, कल या परसों, कि इक्वेटर पे वो ठंड कर रहे थे। मुझे तो ये बताओ कि सबसे पहले इक्वेटर पे ठंड आपको बताया किसने कि इक्वेटर पे ठंड होती है? मतलब कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जो आपको ये बता रहा है कि इक्वेटर पे ठंड होती है? जहां बारिश होगी वहां ठंड कभी नहीं होगी डेली, क्योंकि बारिश ज्यादा होने से ह्यूमिडिटी आती है, और ह्यूमिडिटी जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब वहां का तापमान बढ़ेगा। यही वजह है कि जब बारिश होती है तो आप देखेंगे अगले दिन का तापमान जो है वो बढ़ जाता है कंपैरेटिवली पहले। अगर उस दिन पूरी तरह से धूप खिल जाए, जैसे कि आज बारिश हो जाए और कल पूरी तरह से धूप खिल जाए, तो आप देखना गर्मी बढ़ेगी। इसलिए जहां ज्यादा बारिश होती है वहां ठंड नहीं होगी। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग ये कंसेप्ट लेके कहां से आए हैं कि इक्वेटर पे भी ठंड होती है। इक्वेटर पे सिर्फ उन क्षेत्रों में ठंड हो सकती है जब आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। मान के चलो कि इक्वेटोरियल क्षेत्र है लेकिन आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, जैसे एटलस की पहाड़ी, तो डियर विनोद वर्मा उसको काटो, सबसे पहले उसको काटो, स्पीडी स्पूडी में जहां भी पढ़ा है पहले काटो। इक्वेटर पे ठंड नहीं होती, इक्वेटर पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आर्द्रता। इक्वेटर पे इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि वहां पर आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। यही वजह है कि एनवायरनमेंट का जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बताया था वो जाके पढ़ो, तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। यही वजह है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहां पे, इंसान वहां नहीं रह पाते। इसलिए वहां पर हमने क्या देखा था? वहां पर हमने देखा था कि जो जनजातियां होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं, उनकी एडेप्टेबिलिटी होती है, वो थोड़े बहुत वहां रहते हैं। इंसान की प्रॉपर बस्ती इक्वेटोरियल रीजन में नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा बारिश है। बारिश ज्यादा है इसलिए वहां गर्मी है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो होता है, वाटर वेपर, वो क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में रोल प्ले करता है। क्लियर? पढ़ो आगे।
अब सर मुझे जाना है 30 से 45 के क्षेत्र में। 30 से 45 का जो क्षेत्र होता है ये टेम्परेट रीजन है, समझिए। 0 से 30 के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल जैसे हिंदी में आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 10 से 30 के बीच में जो जो महाद्वीप आते हैं उन महाद्वीपों का पूर्वी हिस्सा मानसून टाइप, पश्चिमी हिस्सा हॉट डिजर्ट और सेंट्रल हिस्सा सुडान टाइप, जो कल पढ़ा था हमने, इस नाम से जाने जाते हैं। जब आप 30 से 45, देखिए 30 से 60 जब चलते हैं इनको हम टेम्परेट बोलते हैं। टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी अरे नहीं नवीन ऐसी बात नहीं है, रोहन सर ने बोला करने के लिए। एक्चुअली लॉजिक लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट लगाओगे ऑटोमेटिकली आंसर निकाल दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं करना, कंसेप्ट बोल रहा है इसलिए करना है, ठीक है। तो 30 से 60 का जो क्षेत्र होता है वो समशीतोष्ण होता है, मतलब बेसिकली ठंडा भी होगा गर्म भी होगा। यहाँ पर इस समशीतोष्ण क्षेत्र को हमने दो हिस्सों में बांटा है। 30 से 45 को हमने बांटा है वार्म, जो ऊपर वाले के मुकाबले थोड़ा गर्म होगा, और 45 से 60 के क्षेत्र को बांटा हमने कोल्ड, यानी नीचे के कंपैरिजन में वो ज्यादा ठंडा होगा। अब समझिए 30 से 45 के बीच में इस पृथ्वी पे जो जो महाद्वीप होंगे उसका पूर्वी हिस्सा कहलाएगा चाइना टाइप। अब सोचो, दिमाग लगाओ, इसे चाइना टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया में सबसे बेस्ट डेवलप होता है चाइना पे, इसलिए चाइना टाइप। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन टाइप। मेडिटेरेनियन टाइप क्यों? भूमध्य जो सागर है वहां पर ये सबसे बेस्ट डेवलप होता है। और जो इसका सेंट्रल हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं स्टेपी। स्टेपी बकायदा यहाँ पर ग्रासलैंड मिलते हैं। सोचो मैंने कल क्या बताया था, इस साइड आपको बारिश ज्यादा मिलेगी, इस साइड आपको बारिश कम मिलेगी, लेकिन जो सेंट्रल हिस्सा होता है इस सेंट्रल हिस्से के अंदर आपको ग्रासलैंड मिलेंगे। तो देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, हाँ या ना? हाँ। अब बढ़िए 45 से 60 के बीच में, 45 से 60 का जो पूर्वी क्षेत्र है उसे कहते हैं लॉरेशियन टाइप। सर इसे लॉरेशियन क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में तो लॉरेशियन या लॉरेंस नाम का कोई भी देश नहीं है। समझो, ये डेवलप होता है सबसे बेस्ट अमेरिका के पूर्वी हिस्से में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी हिस्से में। वहां पर एक नदी है सेंट लॉरेंस, इसका लॉरेशियन नाम जो पड़ा है वो सेंट लॉरेंस के नाम पे आया है, इसलिए उस नदी के आसपास के किनारे में सबसे बेस्ट डेवलप होता है, इसलिए लॉरेंशियन टाइप। कौन सा? 45 से 60 का महाद्वीपों का जो पूर्वी हिस्सा है लॉरेशियन टाइप। वेस्टर्न जो हिस्सा है ब्रिटिश टाइप, क्योंकि ब्रिटेन के इलाके में डेवलप होता है, और सेंट्रल हिस्सा साइबेरिया के हिस्से में डेवलप होता है, इसलिए साइबेरियन टाइप। और फिर 60 से 90 का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है, इसलिए आर्कटिक क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र या टैगा क्षेत्र। अंडरस्टूड? तो टैगा नीचे होता है, टुंड्रा ऊपर होता है। ये समझ लीजिए टैगा के क्षेत्रों में आपको थोड़े बहुत पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन टुंड्रा में पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, वहां सिर्फ लाइकेंस मिलेंगे, मोजेस मिलेंगे। मतलब आप देखेंगे पेड़ तो खत्म ही है, वहां सिर्फ बर्फ दिखेगी। दूसरा, जमीन से थोड़े थोड़े हरे हरे से लाइकेंस जैसे दिखेंगे, जैसे पानी आप लोग हैंडपंप से निकाल रहे होते हैं कहीं आसपास, तो वहां छोटे ग्रीन ग्रीन क्या दिखती है? अलगी दिखती है। तो ऐसे अलगाइया वाले सिस्टम वहां पर दिखेंगे। कहाँ? टुंड्रा क्षेत्रों में। तो पेड़ नहीं मिलते वहां पे, सिर्फ बर्फ होती है, खुला क्षेत्र होता है। तो पेड़ों की वहां पर कंडीशंस क्यों नहीं मिलती, उसके ऊपर बात करेंगे हम। बेसिकली टॉपिक यही है हमारा आज का। ये बताइए यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया क्या? अगर यहां सब कुछ क्लियर हो गया तो मैंने कुछ आपको आसान करने के लिए कुछ चीजें बताई हैं, जैसे जो देखिए जहां जहां मैंने ग्रीन किया है, 1 2 3 और 4 क्षेत्रों में मैंने ग्रीन किया हुआ है, यानी लाइन लगाई हुई है। ये 4 क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं बेटा जहां पर आपको पूरे साल, थ्रू आउट ईयर, यानी लगभग हर दिन यहां आपको बारिश मिलने वाली है। चाइना टाइप, लॉरेंशियन टाइप, ब्रिटिश टाइप और इक्वेटोरियल रीजन, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर पूरे साल बारिश होती है। यहां पूरे साल बारिश क्यों होती है वो समझ में आया? क्योंकि राइज होती है, कन्वेक्शन होती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। यहां क्यों होती है? क्योंकि सर ये इधर साउथ चाइना सी है,
पैसिफिक ओशियन है, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशियन, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशियन से जब पवन आगे की तरफ बढ़ती है तो वो क्या लेती है, नमी, इसलिए चाइना के इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में लगभग डेली बारिश होती है। सेम होता है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी। अमेरिका के हिस्से में जो सेंट लॉरेंस नदी है, उस लॉरेंस नदी से सर नमी ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ नमी जाती है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो एक तो पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्से से बारिश होती है, दूसरा लॉरेंस वाले रीजन से विंड ऊपर उठ करके बादल बनाते हैं तो बारिश होती है, इसलिए यहां पर डेली बारिश होती है। और ऐसा होता है आपका ब्रिटिश टाइप में, ऐसा होता है आपका ब्रिटिश टाइप में बेटा। ब्रिटिश टाइप में, लॉरेंशियन टाइप में, चाइना टाइप में और इक्वेटोरियल रीजन्स में, ये चार आपको लिखने हैं कि थ्रू आउट रेन होते हैं, डेली बारिश होती है। ओके, एल बना लो यहां से। साइबेरियन टाइप जो सेंट्रल हिस्सा है, जो सेंट्रल हिस्सा है, क्या वहां डेली बारिश होगी? नो। तो देखिए साइबेरियन, स्टेपी और सूडान, ये बना लो और इसको मोड़ दो मानसून की तरफ, यानी एल। ये जो एल शेप्ड है, एल शेप्ड क्या कहता है? ये एल शेप्ड ये कहता है कि यहां पर जो रेनफॉल होने वाली है वो गर्मी में होगी, विंटर में नहीं। सर्दियों में यहां बारिश नहीं होती। यहां पर बारिश कब होगी? ये सेंट्रल हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यहां वो बारिश होगी समर रेनफॉल। सिर्फ गर्मियों में यहां बारिश होती है, सर्दियों में बारिश यहां नहीं होती। लेकिन यहां देखो बेटा, ये देखना मेडिटेरेनियन सी या मेडिटेरेनियन टाइप, इस मेडिटेरेनियन टाइप में जो रेनफॉल होती है वो विंटर रेनफॉल होती है। सर ऐसा क्यों? बताता हूं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि जो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य रेखीय प्रकार का जलवायु क्षेत्र है, वहां पर आपको जो मिलने वाली है विंटर रेनफॉल होने मिलने वाली है। तो बताइए दुनिया के किस क्षेत्र में आपको विंटर रेनफॉल मिलेगी? चार ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन ढूंढना अपने को, मेडिटेरेनियन टाइप। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जहां विंटर में रेनफॉल होती है। क्यों, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। और फिर बेटा आता है ये डिजर्ट। एक बात बताओ, डिजर्ट के अंदर कोई बारिश होती है? नो, इसलिए ड्राई रीजन। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने आप लोगों को 11 टाइप के क्लाइमेट जोन जो हैं वो बता दिए। जल्दी बताओ, यहां तक किसी को डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप समझिए कि मेडिटेरेनियन टाइप में क्यों बारिश होती है, क्या वजह है कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। बेटा ये मेडिटेरेनियन टाइप कहाँ है? 30 से 45 के बीच में। क्लियर यहां तक की कहानी? यहां जाओ। ये देखो, ये कॉन्टिनेंट का पूर्वी साइड है, 30 से 45 के बीच है। ये सेंट्रल साइड है और ये पश्चिमी साइड। पश्चिमी साइड है मेडिटेरेनियन, ठीक है। अब समझो 30 से 45 के बीच में जो पवन जाती है वो कैसे जाती है? जी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी डियर गौरव मैं ही कराऊंगा, क्योंकि वो ईवीएस का ही पार्ट है, ईवीएस से अलग नहीं है, इसलिए वो आपका इकट्ठा नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है कि पहले ईवीएस साथ साथ में डिजास्टर चलाओगे, पहले ईवीएस खत्म करो जो सिलेबस है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस क्षेत्र में बारिश क्यों होती है। क्यों? क्योंकि सर
ये वाला हाई प्रेशर क्षेत्र होता है, और 45 जो डिग्री है वो लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, आखिरी में बता दूंगा डियर प्रियंका, तो 30 से 45 के बीच का जो क्षेत्र है ये हाई प्रेशर है बेटा, और ये लो प्रेशर है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों है वो हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लो, इक्वेटर पे लो है, फिर हाई है, फिर लो है, और फिर पोल पे हाई है। लो है, हाई है, फिर लो है, और इक्वेटर पोल पे हाई है। अल्टरनेट करते जाना है, क्यों, उसका समय नहीं है हमारे पास। अब हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर है, तो विंड कैसे चलेगी सर? विंड चलेगी सीधे। फिर से गलती कर रहे हो आप, सीधे नहीं चलेगी बेटा, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो कोरियोलिस बल पैदा होता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है वो किधर टर्न करेगी? राइट हैंड साइड। तो करना एक बार राइट हैंड साइड टर्न, ये देखो, ये देखो, राइट हैंड साइड टर्न होगी कि नहीं होगी? यस सर। और बेटा अगर ये राइट हैंड साइड टर्न हो गई तो ये महाद्वीप के किधर से आ रही है? पश्चिम से। डियर कविता रानी, आपका डाउट कि पूर्व से ही क्यों आता, देखिए पश्चिम से भी आ रही है, लेकिन पश्चिम में कहां से आ रही है? पश्चिम में आ रही है मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। समझ पा रहे हो? मेडिटेरेनियन सी में जो विंड आ रही है इसे हम वेस्टली कहते हैं। वेस्टली पश्चिम से आ रही है, इसकी डायरेक्शन देखो कैसी है, इसकी डायरेक्शन नीचे के हिसाब से अपोजिट है। और क्योंकि पश्चिम से आ रही है तो पश्चिम से आते वक्त क्या लेकर के आएगी? मॉइस्चर। और क्योंकि बेटा वो मॉइस्चर लेकर के आएगी तो डेफिनेटली क्या होगी सर? रेनफॉल। इसलिए जो रेनफॉल आपको यहां देखने को मिलेगी वो विंटर में देखने को मिलेगी। क्लियर यहां तक की कहानी? तो हम क्या पढ़ रहे थे? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स में आपको जो रेनफॉल दिखेगी दैट इज विंटर टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, बहुत ही शॉर्ट में बताया है। क्यों? क्योंकि बेटा ज्योग्राफी नहीं आ रही है, और मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि अगर एग्जामिनर ने इनमें से ही आपसे सवाल पूछ लिया कि समर रेनफॉल कहाँ होती है, विंटर रेनफॉल कहाँ होती है, ड्राई रीजन कौन सा है, और साल में 365 दिन बारिश जो होता है वो कहाँ होता है, तो ड्राई रीजन आपका एक ये है और एक ये। यहां तक कहानी क्लियर होगी? ये क्लियर हो गया, इसका मतलब हम चलते हैं अब सीधे अपने पिछले टॉपिक पे। ठीक है, पिछला टॉपिक क्या है, कहाँ है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पहला पन्ना कहाँ है? कमाल की बात है यार, ग्रासलैंड पढ़ा था, कहाँ था? यहाँ है, यहाँ है। ये टॉपिक पढ़ रहे थे हम, हाँ या ना? तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था उसमें हम ये कर चुके थे, ग्रासलैंड हम पढ़ रहे थे, और ग्रासलैंड में कल हम लोगों ने सवाना ग्रासलैंड खत्म कर दिया था। काइंड ऑफ आज हमें जो टॉपिक खत्म करना है वो टेम्परेट और अल्पाइन खत्म करना है, और साथ साथ में डिजर्ट खत्म करना है, हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब सबसे पहले ये देखिए, ग्रासलैंड कौन सा? ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल है। आज हमारा ग्रासलैंड कौन सा चलेगा? ऐसा ग्रासलैंड सर जो टेम्परेट। टेम्परेट ग्रासलैंड का क्या मतलब है सर? जो 0 से 30 के बीच है, 30 ऊपर 30 नीचे, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर 30, भूमध्य रेखा से नीचे 30, दोनों ही तरफ 30 उत्तर 30 दक्षिण के बीच में जो ग्रासलैंड है वो है ट्रॉपिकल। और कितने टाइप के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं? 3। कौन कौन से? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हमने 3 पढ़ा था। एक पढ़ा था बेटा सवाना, जो यहां पे है, पहला तो ये सवाना है। दूसरा लानोस, और तीसरा कैंपोस। यही 3 पढ़े थे ना हमने। तो ये लानोस कैंपोस, लानोस कैंपोस कहां मिलता था? साउथ अमेरिका में। सवाना कहां मिलता था? अफ्रीका में। तो ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। आज हमारा जो टॉपिक है वो कहां है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स के ऊपर।
जैसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड पे आओगे तो ये कहना चाहता है कि जो आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर या फिर दक्षिण के बीच मिले, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, इसके लिए हम चलते हैं वर्ल्ड के मैप पे। पहले वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं। ये वर्ल्ड मैप। डियर विनोद वर्मा, आपका सवाल यह है कि सेट क्वालिफाई होगा या 4 गुना ही बुलाया जाएगा। आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं एक्सपर्ट हूं इसमें, वो बता रहा हूं। चुपचाप बैठ के पढ़ लो, मार्क्स आ गए तो क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं आए तो अगले साल पेपर दोगे। बोलने से, लिखने से, 10 लोगों के पूछने से कुछ नहीं होने वाला। जो होगा वो मंजूर खुदा होगा या मंजूर खट्टर होगा, ये ध्यान रख लो। तो इसलिए 4 गुना बुलाए या 1 गुना बुलाए या 2 गुना बुलाए, ये ध्यान रख लेना कि आज का जो समय है वो फ्री में खिलाने का नहीं है। आज का समय जो है कंपटीशन का है। अगर तुम कंपटीशन से हट रहे हो, कंपटीशन में तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो दोस्त कुछ और कर लो। कंपटीशंस का मतलब है कि एग्जॉस्टिव, थकाऊ, आसान नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। शायद से कट हो रहा है जी, कट हो गया। एक मिनट को ले, अब ब्लड हो गया। अरे यार, बंद करना है इसको। ठीक है, अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलेंगे कहाँ सर? ये टेम्परेट ग्रासलैंड मुझे मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, एक साउथ अमेरिका में, 2 अफ्रीका में, यूरोप में। यूरोप में 2 जगह बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो यहां कितने दिख रहे हैं? यहां दिख रहा है 1 2 3 4 5
6 और 7, ये वो ग्रासलैंड हैं जो पूरी दुनिया में मिलते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जिसमें सबसे पहले जो आप पाओगे उसे हम लोग कहते हैं प्रेरीज। पहला जो यहां से सवाल पूछना वाला है वो एग्जामिनर बड़ा सिंपल सा पूछेगा, बताइए किस महाद्वीप में कौन सा ग्रासलैंड मिलता है। 3 हमने देखा, ट्रॉपिकल, लानोस, कैंपोस एंड सवाना। 7 यहां देख रहे हैं, तो टोटल ग्रासलैंड पूरी दुनिया में कितने हो गए? 10। 3 ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और 7 टेम्परेट। प्रेरीज सेकंड नंबर जो साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, पंपास। तीसरे नंबर पे जो आपको अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, वेल्ड। चौथे नंबर पे जो आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्टेपी। फिफ्थ नंबर पे जो आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं पुस्टास। 6 नंबर पे जो देखने को मिल रहा है उसे कहते हैं डाउन। और जो 7th नंबर पे जो देखने को मिल रहा है उसे कहते हैं कैंटरबरी। हिंदी में भी सेम लिखेंगे, लिख देता हूं, पंपास, वेल्ड, स्टेपी, पुस्टास, डाउन्स, कैंटरबरी। तो प्रेरीज कहां मिलेगा आपको? प्रेरीज मिलेगा सर नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पंपास, अफ्रीका के अंदर वेल्ड, स्टेपी यूरोप में, पुस्टास यूरोप में, और यूरोप में भी खासकर कहां? हंगरी के क्षेत्र में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। मेरा आपसे अगर एक सवाल है, टेम्परेट ग्रासलैंड को हिंदी में बता दो सर प्लीज। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, ग्रासलैंड मतलब घास भूमि, तो शीतोष्ण घास भूमियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गौरव, कई लोग होते हैं भाई क्रांतिकारी। तो ये हो गया आपके 7 टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये ध्यान रख लेना, एग्जामिनर ने सवाल पूछा लानोस, कैंपोस, सवाना, पुस्टास, बताइए इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है? पुस्टास, क्यों? ये टेम्परेट है। समझ में आ गया? बताइए अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है? कैंटरबरी, डाउन एंड स्टेपी। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऐसे ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है यहाँ पे, और बहुत सिंपल है यार, 10 नाम याद रखने, ट्रॉपिकल टेम्परेट के हिसाब से बांटना है, काम खत्म। मतलब ये समझ लो 1 नंबर के पूछने की संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा, 1 नंबर आसानी से यहाँ से लिया जा सकता है, मेहनत बहुत कम है, नंबर 1 डन, और पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार आ रहा है, साफ है कि एग्जामिनर के भी दिमाग में भी ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी, इसलिए वो बहुत इजीली क्वेश्चंस पूछेगा एनवायरनमेंट से, और इससे पूछने की संभावना मुझे लगता है कि है। तो लोकेशन मैंने बता दिया, कहां कहां है वो बता दिया। अब एक बात ध्यान रख लेना, जितने भी ग्रासलैंड है, सबसे पहले इसे ग्रासलैंड क्यों कहते हैं? साफ है, मैंने भी क्या बताया कि सर जो पवने आती हैं, पवने जब बारिश करती हैं तो ये देखिए पूर्वी हिस्से में बारिश ज्यादा होती है, पश्चिमी हिस्से में बारिश कम होती है, और जो सेंट्रल हिस्सा होता है वहां बारिश कम होती है, इसलिए वहां पर ग्रासलैंड यानी घास भूमियां पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए इसे ग्रासलैंड कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पानी ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन कंडीशन बहुत हार्श है, तो इसलिए पेड़ बहुत ऊंचे तक नहीं जाते, हरे बहुत नहीं मिलेंगे आपको। कल मैंने आपको दिखाए थे कुछ पेड़ ग्रासलैंड्स के, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? घास ही होते हैं, कह देते हैं पेड़ लेकिन होते वो घास ही हैं, इसलिए इसे ग्रासलैंड कहते हैं। टेम्परेट क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री
से 60 डिग्री के क्षेत्र के बीच में रहते हैं, इसलिए इसे टेम्परेट कहते हैं। ये जो घास भूमियां हैं नॉर्मल घास भूमियां नहीं है, इनकी कुछ खासियत होती है, ध्यान रख लेना। आप किसी भी घास भूमि में ही क्यों ना हो, यह बात ध्यान रख लो, गेहूं वहां पर होगा ही होगा। मतलब गेहूं तो होता ही होता है, लेकिन इन घास भूमियों के में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले जब आप चलोगे किसके ऊपर, एक मिनट, सबसे पहले जब आप चलोगे प्रेरीज पे, तो प्रेरीज पे आपको क्या चीजें मिलने वाली है? इस प्रेरीज में एक नदी है, मतलब ये जो प्रेरीज का जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान के बीच से एक नदी जाती है, उस नदी का नाम बताइए। तो आंसर करना है आपको मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है इस प्रेरीज के अंदर से होकर के जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है डियर शिल्पा कबीर, पढ़ा है तो और ज्यादा यहाँ पर आपको क्लियर होगा। पंपास कहाँ है? पंपास सर यहाँ पे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है रियो दी ला प्लाता। रियो दी ला प्लाता, ये नदी है, नदी मिसिसिपी नदी, रियो दी ला प्लाता, कहाँ? पंपास के अंदर। जो नदी है मैं वो लिखवा रहा हूं। उसके बाद स्टेपी, स्टेपी कहाँ है? यूरोप में। तो साफ है यहाँ पर एक बहुत फेमस नदी है वोल्गा। चौथे चौथे नंबर पे कहाँ जाओ? स्टेपी, स्टेपी में यहाँ पे आपको जाना है वोल्गा नदी पे। उसके बाद पुस्टास, कोई खास नहीं है। फिर आ जाओ डाउन्स, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक फेमस नदी है मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग। तो ये नदियां हैं, तो चार नदियां यहां पर आपको दिख रहा है, मिसिसिपी नदी प्रेरीज में, रियो दी ला प्लाता पंपास में, वोल्गा नदी स्टेपी में, और मर्रे डार्लिंग डाउन्स में। और यह ध्यान रख लेना, रियो दी ला प्लाता नहीं होगा तो इसकी जगह होगा पराना प्राग। पराना प्राग हो सकता है, रियो दी ला प्लाता ना हो तो आपको दिखेगा पराना प्राग, ये एक ही है, रियो दी ला प्लाता भी और पराना प्राग भी। बेसिकली पराना प्राग ऊपर से दो नदियां आती हैं, और जहां पर ये भूमध्य ये अटलांटिक ओशन में पानी डालती है तो वहां पर एक गल्फ बनता हुआ दिखता है, यह एक क्षेत्र, या यह कह लीजिए डेल्टाइक क्षेत्र, दैट इज द रियो दी ला प्लाता। तो रियो दी ला प्लाता या फिर पराना प्राग, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद वोल्गा नदी, मरे डार्लिंग नदी। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर ये जो पंपास है, पंपास, यहां पर एक बहुत ही फेमस घास है, याद कीजिए एलिफेंट ग्रास पढ़ रहे थे हम लोग, यस और नो। इसी तरीके से यहां पर एक घास है, बहुत फेमस घास है सेकंड नंबर पंपास पे। कौन सी घास है? यहां पर एक घास है अल्फा अल्फा। तो जैसे कल हमने पढ़ा कि एक एलिफेंट ग्रास है, उसी तरीके से सर इनके नाम बहुत टिपिकल हैं, याद रखने मुश्किल हैं, तो डियर गौरव इनको आप रिवाइज करना है, इनको रिवीजन करना है, लिख करके देखना। अगर आपको लगता है कि ये सर थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, याद रखने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो उसका एक ही तरीका है रिवाइज। जितने ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपको ज्यादा याद होगा। तो बताइए अल्फा अल्फा न्यूट्रिशियस ग्रास आपको किस ग्रासलैंड में मिलेंगे? पंपास के अंदर। क्लियर? ओके। अच्छा, हमने वेल्ड कहाँ है? वेल्ड, यहाँ तो नदी हमने देखी ही नहीं, वेल्ड वाली नदी भी लिखो। यहाँ पे वेल्ड के पास आपने लिखना है ऑरेंज नदी, ऑरेंज और लिम्पोपो।
अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर एक नदी है ऑरेंज, मतलब कलर। दुनिया में 4 ही ऐसी नदी हैं जो कलर पे हैं। एक है रेड, एक नदी है रेड रिवर, एक नदी है ब्लैक, एक नदी है येलो, और एक नदी है जो भी हमने पढ़ा ऑरेंज। दुनिया में 4 ही ऐसी नदी है जो किस पे है, कलर पे है। इसमें रेड रिवर और ब्लैक रिवर दोनों ही आपको कहां मिलेंगे, वियतनाम में। येलो रिवर आपको कहां मिलेगा, चीन में। और ऑरेंज रिवर आपको कहां मिलेगा, अभी हमने कहां देखा, अफ्रीका में। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसी नदियां जो कलर पे। तो मैच इन द फॉलोइंग पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। रेड रिवर वियतनाम में, ब्लैक रिवर ऑस्ट्रेलिया में, येलो रिवर चीन में, ऑरेंज रिवर अफ्रीका में। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा। ब्लैक रिवर, ब्लैक रिवर वियतनाम में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ठीक है, तो यहां पर वेल्ड जो है ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर बेसिन्स के अंडर में मिलेंगे। क्लियर जी सर। एक बात तो हमें क्लियर होगी कि कोई भी ग्रासलैंड हो वहां आपको क्या मिलने वाला, व्हीट मिलने वाला है। इस लेकिन ये जो पुस्टाज है, इस पुस्टाज को व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, वो इसी क्षेत्र में होता है, व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड। एक बात बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं किस देश में होता है, यूक्रेन में। यूक्रेन में, यस यूक्रेन में, ध्यान रख लो। यूक्रेन किस हिस्से में आता है, यूक्रेन आता है इसी पुस्टास के रीजन्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये ईस्टर्न साइड पे पड़ता है थोड़ा सा। तो पुस्ता जो यूक्रेन का जो रीजन है, वो यूक्रेन का रीजन इसी क्षेत्र में आता है। इसी क्षेत्र में आता है तो साफ है गेहूं ज्यादा होता है। क्यों, गेहूं को बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो यूक्रेन में बहुत अच्छी है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं जो पैदा होता है वो यूक्रेन में होता है। यूक्रेन में अगर गेहूं पैदा हो रहा है तो दुनिया में वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करेगा। एक्सपोर्ट करेगा तो अफ्रीका जैसे देश के अंदर जो है गेहूं जाएगा, गेहूं जाएगा तो वहां के लोग जो है खाना खाएंगे। इसका मतलब अफ्रीका को खाना खिलाने का ठेका यूक्रेन ने ले रखा एक तरीके से। हालांकि वो पैसा देते हैं, जो अफ्रीकन कंट्री है वो पैसा देते हैं। यही वजह है कि जब पिछले साल यूक्रेन में लड़ाई हुई तो पोर्ट के ऊपर जो गेहूं है वो रुक गया था और अफ्रीका के अंदर फूड क्राइसिस पैदा हो गई थी। खाने की वांदे आ गए थे अफ्रीका के अंदर। तब जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ा था, कि रशिया को बोला था कि भाई साहब तुम जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन जो पोर्ट के ऊपर गेहूं है उसे रिलीज करने दो। तब रशिया ने क्रीमिया, क्रीमिया में जो सेवस्टोपोल करके जो पोर्ट है वहां से फिर उन्होंने गेहूं जो है वो भेजा था। ब्लैक सी से होते हुए वो अफ्रीका पहुंचा था। समझ में आया। व्हीट, इसलिए मैंने साफ लिख दिया कि जितने भी ग्रासलैंड हैं यहां पर आप लोगों को कुछ मिले ना मिले, यहां पर आपको व्हीट मिलेगा ही मिलेगा, यानी गेहूं। ठीक है, उसके बाद जब आप कैंटरबरी में आओगे, कैंटरबरी, हाँ कैंटरबरी आई थिंक डेयरिंग फार्मिंग के लिए फेमस है। कैंटरबरी डेयरी फार्मिंग के लिए फेमस है। डाउन पे आइए। डाउन, डाउन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। यहां समझो, डियर ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में यहां पर एक आपको शिप मिलेगी। शिप, जहाज नहीं, भेड़, जिसका नाम है मरीनो शिप। मरीनो शिप जो है फेमस है अपने वूल के लिए, फेमस फॉर दी वूल। जो ऊन होता है उसके लिए मरीनो शिप बहुत फेमस है। कहाँ मिलेगी, डाउन्स वाले रीजन्स के अंदर। क्लियर, बाकी तो और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। वीट बॉल हो गया, डेयरी फार्मिंग, वेल्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो खत्म। इसमें और कुछ खास नहीं है, इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड के ये हमने रीजन जो है ये कवर कर लिए। बढ़ते हैं आगे। इसमें अगर आपसे सवाल ये डियर जी ये पूछा जाए कि ये जो 7 के 7 आपको यहाँ पर ग्रासलैंड दिख रहे हैं, इसमें से सबसे बढ़िया ग्रासलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा बढ़िया ग्रासलैंड, सबसे बढ़िया ग्रासलैंड है स्टेपी। स्टेपी ग्रासलैंड इज द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ग्रासलैंड। आप ये कह सकते हो कि सर इसको
सही मायने में ग्रासलैंड बोला जाता है। ट्रू ग्रासलैंड, यानी ग्रासलैंड की जो खूबी होती है, लगभग सारी खूबी आपको इस स्टेपी में मिलेगी जो यूरोपियन कंट्री में मिलती है। अब एक बात बताओ, आंख बंद करके सोचो, अगर स्टेपी है तो किस देश में, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है? आप कहोगे सर इसकी लोकेशन यूरोप में है। अब एक बात बताओ, यूरोप कैसा देश है? विकासशील देश है या विकसित देश है? आंसर मिलेगा यूरोप डेवलप्ड कंट्री है। और अगर यूरोप डेवलप्ड कंट्री है तो अब खुद सोच के देखो कि यहां जो खेती होने वाली है वो कैसे होने वाली है? खेती एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी? दोनों में क्या डिफरेंस है सर? एक्सटेंसिव खेती वहां होती है जहां पर जनसंख्या, पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन उत्पादन ज्यादा होता है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पॉपुलेशन कम है और साथ साथ में आप ये कह सकते हो लैंड का जो आकार है, जो जमीन का आकार है वो ज्यादा। पॉपुलेशन कम, जमीन का आकार ज्यादा, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा। उसके बाद इंटेंसिव खेती क्या होती है? इंटेंसिव खेती मतलब जहां पॉपुलेशन ज्यादा, जमीन कम और प्रोडक्शन भी कम। इसका मतलब है कि इंटेंसिव खेती होती है डेवलपिंग नेशंस में। डेवलप नेशन के अंदर कौन सी खेती होती है? डेवलप नेशन के अंदर होती है डेवलप नेशन के अंदर होती है एक्सटेंसिव, इंटेंसिव होती है डेवलपिंग नेशंस के अंदर। और डेवलपिंग नेशन में कौन सा आता है? इंडिया। इंडिया में एक बात बताइए, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं कितने किले आते हैं? अब जैसे मेरे तो किले आते ही नहीं है, एक भी किला नहीं है, एक भी मतलब एक जमीन का जो खेती की जो जमीन है एक किला भी नहीं, मतलब थोड़ा हिस्सा भी नहीं है। तो साफ है एक पर पर्सन के हिसाब से जो जमीन का जो आकार होता है वो बहुत कम है इंडिया में, इसलिए जो यहाँ उगाया जाता है वो खाने के लिए उगाया जाता है। लेकिन एक्सटेंसिव जो है इसकी खासियत ये होती है कि पॉपुलेशन बहुत कम होता है, खेत का आकार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो लोग खाते हैं, दुनिया को खिलाते हैं। भारत के साथ प्रॉब्लम है, भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए खिलाना कम है, इसलिए इसे खेती को इंटेंसिव वो कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। मतलब हम कृषि जो करते हैं वो सिर्फ जीवन को जीने के लिए करते हैं, जबकि वो लोग मार्केट में चीजों को भेजते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं शिल्पा कबीर जी, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि यूरोप है, डेवलप्ड कंट्री है, तो कौन सी खेती होगी? एक्सटेंसिव होगी। अगर एक्सटेंसिव खेती होगी, समझो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रासेस हैं, ग्रासेस हैं तो क्या होगा? ग्रासेस हैं तो सर यहाँ कैटल फार्मिंग होगी या कैटल रियरिंग होगी। कैटल रियरिंग का मतलब क्या होता है? घास को खाने के लिए जो हमारे पालतू जानवर हैं वो मिलेंगे। याद कीजिए, अगर घास है ही नहीं, घास बहुत ही हार्ड है, तो साफ है कि वहां पर कैटल नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा वहां पे। इसका मतलब यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है। यस, ग्रास लैंड है, सॉफ्ट ग्रास है, उस ग्रास को कौन खाएगा? कैटल खाएगा। कैटल खाएगा तो कैटल रीयरिंग जो इलाके हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। समझ में आया? ग्रासेस हैं, कैटल हैं तो साफ है एग्रीकल्चर भी है। आप ये ध्यान रख लीजिए कि एग्रीकल्चर का और कैटल का बहुत जमीन आसमान का मतलब एक गहरा कनेक्शन है। एग्रीकल्चर है, कैटल मिलेगा, एग्रीकल्चर नहीं है, कैटल नहीं मिलेगा। और अगर कैटल मिलेगा, मान के चलो एग्रीकल्चर नहीं है, कैटल मिलेगा, तो कैटल जो है आप इस कैटल का मांस खाने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे, खून पीने के लिए इस्तेमाल करोगे, लाइक मसाई जो हम लोगों ने देखा था। मसाई वाले लोग क्या कर रहे हैं? मसाई वाले लोग मांस खाते हैं कब, और खून पीते हैं कब? वैसे तो मारते नहीं है, लेकिन मारने अगर वो नेचुरल डेथ हो गए तो मांस भी खाते हैं। तो एग्रीकल्चर का और कैटल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब स्टेपी जो है वो ट्रू ग्रासलैंड है। सॉफ्ट ग्रास मिलेगी यहाँ पर, आंसर इज यस। जूसी ग्रास मिलेगी यहाँ पे, जूसी ग्रास मतलब
मतलब जिसके अंदर लिक्विड वगैरह की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी। तो इसका मतलब है कि कैटल रियरिंग यहाँ पर अवेलेबल होगी। कैटल रियर अवेलेबल होगी तो साफ है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर होने वाला है, फार्मिंग मैकेनाइज्ड होने वाली है, कमर्शियल फार्मिंग होने वाली है। मतलब जो आप खेती करेंगे इस लैंड पे वो कमर्शियल होगी, मतलब खाएंगे भी और दुनिया को खिलाएंगे भी और चीजों को बेचेंगे भी। तो इससे क्या हो गया, हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड डियर जी खत्म हो गया। मैंने क्लाइमेटिक रीजन बता दिया, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है जिसमें क्या क्या है और उनकी क्या क्या खासियत है वो देख लिया हमने। अब हम चलते हैं आखिरी सेगमेंट पे। आखिरी सेगमेंट कौन सा था? आखिरी सेगमेंट था अल्पाइन वेजिटेशंस का, यानी अल्पाइन ग्रासलैंड का। तीन तरह के ग्रासलैंड पढ़ रहे थे, कौन सा? ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर अल्पाइन। नाम से पता चल रहा है कि ये अल्पाइन ग्रासलैंड आपको कहां मिलेगा, या तो इसे अल्पाइन बोल लो, या तो इसे अल्पाइन बोल लो, या फिर इसे बोरियल बोल लो, या फिर इसे टैगा बोल लो। अल्पाइन और बोरियल और टैगा, बायो या फिर इकोसिस्टम, जो आपको बोलना है बोलिए। अब आपको ये बताना है कि आपको कहां मिलेगा। सर डेफिनेटली ये ठंडे इलाकों में मिलेगा, क्योंकि अल्पाइन टैगा ये ठंडे इलाके जो 60 डिग्री के पास है। इसलिए एक बात ध्यान रख लेना, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो ये आपको सिर्फ दो ही जगह मिलेंगे। या तो आपको ये यूएसए में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, या फिर आपको ये रशिया वाले रीजन्स में मिलेंगे। तो कहां मिलने वाले हैं? रूस में और कनाडा। तो बेसिकली ये आपको दक्षिणी में नहीं मिल रहे, उत्तर में तो मिल रहे हैं, दक्षिण में क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि दक्षिण में सर जमीन है ही नहीं, जमीन नहीं है, पानी है, इसलिए दक्षिण में आपको ये क्षेत्र नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, केवल केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। दक्षिण में क्यों नहीं? क्योंकि दक्षिण में पानी है, इसलिए दक्षिण में नहीं मिलते। क्लियर? अब खुद सोच के देखो कि यहां पर आपको कैसी वेजिटेशंस मिलेगी, वनस्पति बेटा कैसे मिलने वाली है। सोच के देखो सर, यहां जो मुझे पेड़ मिलेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये मिलेंगे, मुझे कैसे मिलने वाले हैं? ऐसे शंकुधारी, कोनिकल शेप्ड, इसलिए अल्पाइन कहते हैं, कॉनिकल शेप्ड। तो कॉनिकल शेप्ड यहां पर आपको प्लांट मिलने वाले हैं या ट्रीज मिलने वाले। क्यों कॉनिकल शेप्ड मिलने वाले हैं? क्योंकि सर एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर बढ़ती है बहुत ज्यादा बर्फ, जिसे स्नोफॉल कहते हैं। अगर अगर पेड़ इस तरह से है, उनकी कैनोपी ऐसे है, चौड़ी है, तो साफ है बर्फ जब इस पे गिरेगी तो जो टहनियां होंगी उस पर वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो टहनियां गिर सकती हैं, इसलिए जो पेड़ हैं वो ऐसे होते हैं। पेड़ ऐसे होते हैं, अगर बर्फ गिर गई तो क्या होता है कि बर्फ गिरी, ये जो पत्ते हैं वजन से क्या होते हैं, थोड़े नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते ही बर्फ जो है फिसल के नीचे गिर जाती है, फिर से पत्ते वहीं आ जाते हैं। समझ में आया? बर्फ गिरी, नीचे ये पत्ते ऐसे हुए, बर्फ फिसली, वापस पत्ते आते। इसी वजह से ये क्या होते हैं, स्लैंट होते हैं, टेढ़े, थोड़े से टिल्टेड होते हैं और शंकु जैसी शेप होती है। समझ में आ गया? तो हर रीजन में मिलने वाले वेजिटेशन की खासियत होती है। इस रीजन में मिलने वाली वेजिटेशन की क्या खासियत है? कॉनिकल है। क्यों है उसका मैंने आंसर आपको दे दिया।
अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ये जो पेड़ हैं ये आपको सूखे मिलेंगे, ये ग्रीन मिलेंगे? आप कहेंगे सर ग्रीन मिलेंगे। सूखे नहीं मिलेंगे, ग्रीन मिलेंगे, क्योंकि स्नोफॉल से जो थोड़ी बहुत वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है जड़ों को, वो मिल जाती है। तो इसलिए पेड़ जो मिलेंगे आपको कैसे मिलने वाले हैं? कॉनिकल शेप्ड। कॉनिकल शेप्ड, या तो इसे कॉनिकल कह लो या फिर इसे कह लो कॉनिफेरस, जो हम लोग ये बना रहे हैं, या तो कॉनिफेरस, कॉनिकल या कॉनिफेरस। और कैसे मिलेंगे? ये एवरग्रीन भी होंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद सर हम जब आगे चलेंगे तो जो जो ब्रांच होंगी, ये जो ब्रांचेस है वो कैसी मिलेंगी? हार्ड मिलेगी या फ्लेक्सिबल मिलेगी? फ्लेक्सिबल मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो बर्फ गिरने से नीचे नहीं आएगी। नीचे नहीं आएगी, विंग्स विंग्स नीचे नहीं आएंगे, बर्फ गिर नहीं पाएगी, जिससे क्या होता है? टूट जाएंगे। इसलिए नीचे बर्फ फिसली, वापस ऊपर, इसलिए फ्लेक्सिबल ब्रांच हो गए। फ्लेक्सिबल और स्लैंटिंग। फ्लेक्सिबल एंड स्लैंटिंग ब्रांचेस। लद्दाख, लद्दाख में है क्या? लद्दाख में नहीं है। लद्दाख इज ए बेसिकली डिजर्ट डियर राजेश। लद्दाख एक मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट। ठीक है। अब इनकी जो पत्तियां होंगी वो कैसे होंगी? जो पत्ते आप इस पे देखते हैं वो कैसे होंगे? सोच के देखो, पतले होंगे या मोटे होंगे? थिक होगा या थिन होगा? सोच के देखो। सर्दियों में हम कपड़े कम पहनते हैं, ज्यादा पहनते हैं, इसका मतलब थिक। तो इसलिए यहां पर जो लीव्स होंगे वो थिक होंगे, थिक लीव्स, चौड़े होंगे। और सर इनकी जो पत्तियां होती हैं वो वैक्सी होती है, वैक्सी लीव्स। वैक्स मतलब थोड़ा चिकना। चिकना क्यों? क्योंकि जल्दी बर्फ गिर जाए, इसलिए वैक्सी लीव्स। वैक्सी लीव्स, थिक लीव्स, फ्लेक्सिबल, एवरग्रीन और कोनिफेरस। ठीक है। ये इस वेजिटेशन की खासियत होगी। और यहां पर जो स्पीशीज मिलेंगे, मतलब यहां पर जो पेड़ पौधे मिलेंगे, पेड़ पौधे स्पीशीज, प्रजातियां किसकी? वेजिटेशंस की, मतलब वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो यहां कौन सी होगी? आप कहेंगे पाइन, फर, स्प्रूश, विलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पाइन, फर, स्प्रूश, विलो। और अगर आप इंडिया में हैं तो देवदार। अगर आप इंडिया में हैं तो देवदार। बाकी ये मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन इंडिया में एक अलग से स्पीशीज मिलती है देवदार की। तो इंडिया में है तो देवदार। ठीक है। एक और है लार्च। पाइन, फर, स्प्रूस, विलो, लार्च एंड देवदार। देवदार इंडिया में और कहीं नहीं। और यहां पर जो पेड़ होंगे बेटा, ये जो पेड़ हैं, ये बताओ हार्डवुड होगा या सॉफ्टवुड होगा? आंसर इज सॉफ्टवुड। याद कीजिए, जो सवाना वाला पढ़ रहे थे हम लोग, लानोस कैंपस वाले रीजन्स के अंदर, तो वहां जो पेड़ मिल रहे थे वो हार्डवुड मिल रहे थे। हार्डवुड पेड़ का मतलब, अब समझिए, मैं अगर आपको ये कहूं बच्चे कि जैसे ये पेज, ये पेज जो है वो कैसे बना है? पल्प से। पल्प यानी जो पेड़ों से हम पल्प निकालते हैं, उन उनसे ये कागज बनते हैं। ये कागज कैसा है? सॉफ्ट है या हार्ड है? सोचो। सॉफ्ट है, तो इसका मतलब है कि ये किससे बना है? सॉफ्ट वुड से बना है। इसलिए दुनिया भर में जो ये रशिया, कनाडा और अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा खासकर, ये पूरी दुनिया के अंदर क्या देते हैं? सॉफ्टवुड देते हैं। सॉफ्टवुड जो यहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर सॉफ्टवुड अवेलेबल है तो क्या होगा सर? सॉफ्टवुड अवेलेबल है तो हमें क्या मिलेंगे? कागज मिलेंगे, यानी पेपर पल्प मिलेंगे। पेपर पल्प मिलेंगे, एक्स टूट जाएगी। राजेश, वो हम कुछ और पढ़ रहे थे, आज आज जो हम पढ़ रहे हैं वो कुछ और पढ़ रहे हैं। वो हार्डवुड है एग्जैक्टली। क्यू बराचो पढ़ रहे थे जो हम लोग सवाना ग्रासलैंड्स में, क्यू बराचो है। नहीं समझा नहीं कविता रानी। नील रिवर का ओरिजिन ब्लू है या नहीं? मतलब नील रिवर कहां से निकलती है?
अफ्रीका से। अफ्रीका में जो लेक है वो कहाँ है? विक्टोरिया, विक्टोरिया से निकलती है। आप कलर पूछ रहे हैं क्या? उसका कलर कैसा होता है? दैट इज नाइल, नॉट नील। नाइल, NILE डियर। हिंदी में ट्रांसलेट मत करो उसे, वो नाइल है। समझो इस बात को, वो है NILE। आप जो लिख रहे हो वो है NEEL, वो नील नहीं है। हिंदी में नील का मतलब नीला होता है, वो है नाइल। इसलिए वो कंफ्यूज मत हो जाओ उस शब्द से, थोड़ा भावनाओं को समझा करो। दिस पेपर इज ए सॉफ्ट वुड, अंडरस्टूड? दिस पेपर इज ए सॉफ्ट वुड, इसलिए पेपर सॉफ्ट वुड से बना है। लेकिन सर ये जो हार्ड वुड होते हैं, जो जैसे कि क्यूबरोचो वगैरह, या जो हमें इंडिया में हार्डवुड मिलते हैं, या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो हार्डवुड मिलते हैं, उससे क्या मिलते हैं? अब जैसे इंडिया में हार्डवुड मिलता है, तो हार्डवुड मिलता है तो उसका जो पल्प होता है, उससे जो पेपर बनता है वो हार्ड होता है। हार्ड कैसा? जो शादी के जो कार्ड होते हैं, समझिए, शादी वगैरह के जो कार्ड होते हैं वो हार्डवुड होते हैं। जो हार्ड पेपर होते हैं, जो ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह बनाते हैं ना, जो ग्रीटिंग्स वगैरह होते हैं वो हार्डवुड के होते हैं, समझ रहे हो ना? जो काफी पेपर भारी होता है वो हार्डवुड होता है। सॉफ्टवुड का मतलब ये वाले पेज, इसीलिए इंडिया में ये पेज होता नहीं है। और वैसे भी जब पेपर पल्प से आप कागज बनाओगे तो उसका कलर कैसा होता है? जब ये कागज बना था सॉफ्टवुड से तो उसका कलर कैसा था? इसका कलर व्हाइट नहीं था, ये ध्यान रख लो, इसका कलर था येलो। इसको व्हाइट कैसे किया गया? क्योंकि सर उस कागज को ब्लीच किया गया, क्लोरीन में क्लोरीन डाला गया है। इसलिए जब आप इसको थोड़ा सा सूंघोगे तो इसकी स्मेल जो है जानी पहचानी लगेगी। कभी कोई भी कागज सूंघोगे तो कागज का जो स्मेल है व्हाइट पेपर का, वो जाना पहचाना लगेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन किया जाता है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री में किस केमिकल का यूज होता है? केमिकल का, सॉरी क्लोरीन का। ब्लीच किया जाता है ताकि ये पेपर व्हाइट हो। ये पहले पेपर व्हाइट नहीं था, सॉफ्टवुड से जब इसको प्रोसेस किया गया ये येलो था। येलो को व्हाइट बनाने के लिए हमने क्या किया है? ब्लीच किया है। किससे? क्लोरीन से। तो पेपर इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल यूज होता है? क्लोरीन, ये ध्यान रख लेना। तो सर ये जो मैरिज कार्ड होते हैं, जो शादी के कार्ड होते हैं, वो शादी के कार्ड किससे बनते हैं? कार्ड, शादी के कार्ड बनते हैं जो गाय के और जो हाथी के जो गोबर होते हैं, काऊ एंड एलिफेंट डंग, काऊ एंड एलिफेंट डंग जो होता है उसको प्रोसेस करके शादी वाले कार्ड्स बनते हैं, जो काफी हार्ड होता है। समझ रहे हो? तो जो डंग होता है, डंग मतलब गोबर, गोबर जो होता है उसको प्रोसेस करके ये कागज बनाया जाता है। इसलिए अगर आप उस कागज को सूंघोगे तो आपको एक परफ्यूम की स्मेल आएगी। इसकी स्मेल आ रही है क्लोरीन की, सूंघोगे तो। लेकिन जब आप उसको सूंघोगे तो आपको दिखेगा, देखिए दोनों पेपर को सूंघना, दोनों के पेपर के जो स्मेल होती है उसमें डिफरेंस होगा। उस पेपर में जो मैरिज कार्ड होते हैं उस पेपर का स्मेल आपको कुछ और दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर जो काऊ और जो एलिफेंट डंग है, डेफिनेटली उससे अगर कागज बनाएंगे तो स्मेल आएगा गोबर का। इसलिए मुझे क्या करना है? उसको प्रोसेस करके परफ्यूम में डालना है। परफ्यूम से क्या होता है? उसकी स्मेल आती है। इसीलिए जो कागज होंगे मैरिज कार्ड के, जो बेसिकली हार्ड होता है, आप देखना उस पर छोटे 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 दाने दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाथी का जो डंग होता है बकायदा उसके वो दाने हैं। समझ में आया? दिस इज द रीजंस। तो ये है कहानी डियर जी पेपर की। तो जब मैं बोलता हूँ हार्डवुड और सॉफ्टवुड, उससे जो कागज बनेंगे, डेफिनेटली कागज हमारे हम जो लिखते हैं तो वो सॉफ्टवुड से है। इसलिए कागज का इस्तेमाल कम करो। क्यों? क्योंकि कागज का इस्तेमाल कम करोगे तो पेड़ कम कटेंगे, कम कटेंगे तो एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन की बात होगी। इसलिए गवर्नमेंट भी किस पे जा रही है? पेपरलेस पे जा रही है। पेपर कम करो। पेपरलेस क्यों कर रही है? ऐसा नहीं कि वो काम बचाना चाहती है, पेपरलेस इसलिए गवर्नमेंट करना चाहती है पेड़ कम कटे। पेड़ कम कटे मतलब एनवायरनमेंट को बेनिफिट्स हो। यहां तक की कहानी क्लियर होगी डियर जी? यस और नो? यस सर। और एक बात बताओ, अगर यहाँ पर पेड़ मिल रहे हैं, सॉफ्टवुड मिल रहा है, सॉफ्टवुड मिल रहा है, तो पूरी दुनिया को ये क्या कर रहे हैं? पल्प प्रोवाइड करते हैं। प्रिंट, न्यूज प्रिंट, जो हमारे जो कागज आते हैं ना, जो अखबारों के कागज होते हैं, न्यूज प्रिंट बोलते हैं उसे, वो भी इन्हीं देशों से आते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों भारत इंपोर्ट क्यों करता है? सॉफ्टवुड भारत में नहीं होता इसलिए। अगर यहाँ पर पेड़ हैं तो आप ये बताइए, क्या पेड़ से रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप होगी? हाँ, इस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? लंबरिंग कहते हैं। यानी लंबरिंग इंडस्ट्री इस इलाके में काफी ज्यादा फेमस होगी। लंबरिंग इंडस्ट्री यानी पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, चलो अब यहां तक की कहानी डियर खत्म करते हैं। मैंने आप लोगों को
टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम था, उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हमने खत्म कर दिया एवरग्रीन डेजर्डियस वाले फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब हमारा जो कल क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या, डिजर्ट इकोसिस्टम। डिजर्ट इकोसिस्टम के साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम। आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी बच्चे मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। तो जो भी मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहता है वो मुझे रोहन हिमांशु झा के नाम से सर्च कर सकता है। वो रोहन हिमांशु झा के नाम से सर्च कर सकता है। तो वहां पर आप लोगों को आपके जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। चलिए, किसी का डाउट है तो फटाफट पूछिए। चलो, बहुत ही अच्छी बात है डियर प्रीति। तो मिलते हैं हम कल, और मोस्ट प्रोबेबली इकोसिस्टम को हम कल खत्म कर देंगे। रोहन मेरा नाम, हिमांशु मेरे फादर का नाम, मेरे पिताजी का नाम। थैंक यू सो मच कविता, थैंक यू सो मच। चलिए, तो